जय हिंद। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे फूल के भाग के बारे में। तो कल हम लोग जाने थे कि फूल के कितने भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से फूल के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला हम लोग लिखे थे बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, और तीसरा उमंग, और चौथा हम लिखे थे जया। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि फूल से फल कैसे बनता है, वह कौन सी क्रिया होती है जिससे कोई भी फूल फल का रूप धारण कर लेता है। तो हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये फूल का जो होता है ये वृंत भाग है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर कल समझाए थे पुष्पासन होता है, और इसके ठीक ऊपर ऐसे होता है अंडाशय, ये है वर्तिका, और ऊपर होता है वर्तिकाग्र, और ये है फूल का नर भाग, इसको बोलते हैं पुंकेसर, और इसको बोलते हैं परागकोश। तो जब किसी फूल के परागकण फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं परागण क्रिया। इसे बोलते हैं जब भी किसी फूल के परागकण किसी दूसरे फूल के या उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं परागण क्रिया। कौन सी क्रिया? परागण क्रिया। तो परागण क्रिया होती है 2 प्रकार की। पहली होती है स्वपरागण, और दूसरी होती है परपरागण, ठीक है। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो अब स्वपरागण को समझते हैं। स्वपरागण में क्या होता है कि स्व का मतलब होता है अपना, यानी कि अपने आप से। जब भी कोई फूल अपने आप के परागकण से परागण होगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। अर्थात मान लीजिए कि किसी पौधा में 3 फूल है, ठीक है। अब इस फूल के परागकण क्या हुए कि निकल के इसी पौधा में किसी फूल पर आ गए, चाहे अपने ही फूल पर वो परागकण गिर गया, तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। स्व का मतलब क्या होता है? अपना। यानी कि जब भी कोई फूल अपने परागकण से परागण होगा तो उसको बोलेंगे स्वपरागण। ये बहुत सारे फूलों में होता है। और दूसरा होता है परपरागण। पर का मतलब होता है पराया, पराया यानी कि दूसरा, यानी कि जब दूसरे के परागकण से परागित होगा उसको बोलेंगे परपरागण। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 पौधा है, ठीक है, इसमें ये फूल हो गए। अब इसका परागकण चाहे इसका परागकण निकल के इस पुष्प पर आ गया, ठीक है, नहीं तो दूसरे किसी पौधा पर चला गया या दूसरे पौधा के फूल पर चला गया, तो उसे बोलेंगे हम लोग परपरागण। तो परपरागण जब एक पौधा के फूल पर से परागकण दूसरे पौधा के फूल पर चला जाता है तो उसको कहा जाता है परपरागण। तो ये परपरागण 5 प्रकार का होता है। परपरागण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पहला होता है कीट परागण, कीट परागण, ठीक है। दूसरा होता है चिड़िया परागण, चिड़िया परागण। तीसरा होता है जंतु परागण, और चौथा होता है जल परागण, और एट लास्ट 5वां होता है वायु परागण। अब देखिए, तो कल हम बताए थे दलपुंज के बारे में। तो दलपुंज में हम बताए थे कि दलपुंज में क्या क्या होता है? रंग होता है, सुगंध होता है, और तीसरा मकरंद होता है। ये कल के वीडियो में देखे थे। तो जितने भी कीट होते हैं, कीट में छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, वो फूलों को क्या करते हैं कि आते हैं, चूसते हैं, और उनके पंखों में परागकण सट सट के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो वैसे होता है कीट परागण, जिसमें मधुमक्खी आ गई, गन्हौरा आ गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आते हैं, ठीक है। तो कीड़े क्या करते हैं कि जैसे फूल का कोई रंग अच्छा है तो उस पर जाके बैठते हैं, चाहे सुगंध अच्छा है तो उसे आकर्षित होकर उसके पास पहुंचते हैं, और नहीं तो जब फूल फुलाता है तो उसके पुंकेसर के पास ही यहाँ पर होती है मकरंद ग्रंथि।
और यहीं से मकरंद चूसने के लिए जब आते हैं तो परागण की क्रिया कर देते हैं। ठीक है, तो ये कीट परागण जो होता है छोटे छोटे कीटाणुओं के द्वारा होता है। उसमें कुछ इतना छोटे होते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो परागण करके चले जाते हैं। दूसरा है चिड़िया परागण, इसको पक्षी परागण भी कहते हैं, पक्षी परागण। तो पक्षियों में क्या होता है कि बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जो फूल की तरफ आकर्षित होते हैं। पहले के ज़माने में बहुत से पक्षी होते थे जो अभी नष्ट हो गए हैं। तो एक लंबी चोंच वाली पक्षी पाई जाती थी, इसको कटफोरवा कहते हैं, अभी भी है। तो क्या करती है कि फूलों को मकरंद को चूसने के लिए आती है। ये मकरंद यहाँ पर होता है। तो जब वो मकरंद को चूसने के लिए आती है तो यहाँ से परागकण चूस करके और क्या करती है कि वर्तिकाग्र तक पहुंचा देती है। तो वैसे होता है पक्षी परागण। तीसरा है जंतु परागण। जंतु परागण कहने का मतलब से हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी फुलवारी में जाते हैं तो ऐसे अपने हाथ से फूलों को छूते छूते जाते हैं, या गेहूं खेत में जाते हैं, चाहे मकई खिलाते हैं, ऐसे हाथवा से झोंका झोलत रहने, तो वैसे हो जाता है जंतु परागण। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया। उसका वजन होता है लगभग 40 केजी। एक फूल का वजन होता है 40 केजी। तो उस रेफलेसिया का परागण हाथी के द्वारा करता है। हाथी क्या करती है कि रेफलेसिया फूल को अपने सूंड से चूसती है और लगभग लाइन से क्या करती है, सारे फूलों को चूसते चूसते जाती है। तो उससे क्या होता है कि परागण की क्रिया हो जाता है। तो जंतुओं के परागण में हम लोग ही परागण करते हैं और हाथी से कराया जाता है रेफलेसिया फूल का परागण, जो विश्व का सबसे बड़ा फूल है, जिसका वजन होता है 40 केजी। और चौथा जो परागण है जल परागण। ये परागण होता है जलीय पौधों में। उसमें क्या होता है कि जितने भी मादा होते हैं वो जितने भी नर होते हैं वो अपना परागण पानी में छोड़ देते हैं। ठीक है, और मादा क्या करती है कि अपना वर्तिकाग्र को पानी के सतह पर ले, मतलब बड़ा करके पानी के सतह पर ले जाती है और वहां से परागकण को आकर्षित कर लेती है। तो वैसे होता है जल परागण, यानी कि जल के द्वारा परागण कराया जाता है। अब देखिए ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है वायु परागण। ये वायु परागण अगर नहीं होगा तो अनाज कोई नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एक भंवरा को कहा जाए, चाहे एक आदमी को कहा जाए कि 1 बीघा खेत का परागण हाथ से कराइए, तो संभव तो है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही गेहूं फुलाता है, चाहे धान वगैरह कोई भी फसल फुलाता है, तो आंधी आती है, थोड़ा सा हवा आता है, तो हवा से जितने भी पेड़ हैं इधर से उधर होते हैं, तो उसमें उन लोगों का परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये वायु परागण लगभग सभी अनाजों के लिए जरूरी है। जैसे ही अनाज में फूल होगा, परागकण बनेगा, तो क्या होगा कि आंधी बहेगा और ये क्या होगा, परागकण इस पर से इस पर आके और परागण की क्रिया कर लेगा। तो इतना हम लोग का हो गया परागण क्रिया। एक बार फिर बताते हैं कि परागण क्या होता है। किसी फूल के परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे निषेचन की क्रिया। तो निषेचन कैसे होता है, ओके। अब देखो, जैसे निषेचन क्रिया देखते हैं तो ये हम लोग का वृंत है, फूल का तो भाग है नहीं, ये पुष्पासन है। पुष्पासन के ठीक ऊपर ये हम लोग का अंडाशय है। कभी बताए थे, ये है अंडाशय। अंडाशय में 3 अंड कोशिका होती है, एक मुख्य होता है और 2 सहायक अंड कोशिकाएं होती है, छोटी छोटी होती है। और ये है उसका वर्तिका और सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र। तो जब उसके पुंकेश पराग कोश से परागकण ऐसे यहाँ पे परागण क्रिया से पहुंचते हैं, तो मात्र 2 परागकण यहाँ से अंदर आता है। मात्र 2 ही परागकण अंदर आएगा यहाँ पर। ठीक है, किसी भी फूल में 2 ही परागकण अंदर आने का रास्ता होता है, उसके बाद ये रास्ता बंद हो जाता है। तो एक परागकण एक अंड कोशिका से मिलकर ये बनाता है भ्रूण। एक ऊपर से परागकण आया है और ये मुख्य अंडा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, भ्रूण। बाकी का ये 2 सहायक कोशिका है और एक परागकण है। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं, ये तीनों, तो ये बनाते हैं इंडोस्पर्म। इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ये क्या करता है कि जब तक ये भ्रूण ऐसी जाइगोट बनेगा, उसके बाद ये इसको रक्षा करेगा, खाना पीना सब इसी के माध्यम से होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा।
जो ये भ्रूण कोश है, इंडोस्पर्म है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, फूल के सारे पार्ट धीरे धीरे टूट के गिर जाएंगे, और ये जो बना है एक अंडा और एक पराग कण से मिलकर यही हम लोग का बन जाएगा फल, बाकी सब ये टूट टूट के गिर जाएंगे।